तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं और आगाज़ करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक का ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही सीरीज़ में। वो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है जी, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनती है, क्या होती है, इसमें जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि यार स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसके फॉर्मेट्स वगैरह क्या होते थे, उसके मेथड्स क्या होते थे जिनसे कैश फ्लोज बन सकती थी। फिर हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक एग्जाम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके करेंगे। वो है विंटर 10 का क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड क्वेश्चन, वी विल ट्रीट इट लाइक एन एग्जाम्पल। ठीक, वी विल डू more questions of cash flow as well in coming lectures, so don't worry, this is just the first question that we are doing for practice. ठीक, so let us start. सबसे पहले, what is the concept of the statement of cash flows? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आपके पास एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम अ ट्रू बिजनेस परस्पेक्टिव प्रॉफिट्स आर नथिंग इफ यू डोंट गेट कैश। ठीक है, अगर आप की सैलरी हर महीने अक्रू हो रही है बट आपको वो कैश में मिल नहीं रही, तो आप गरीब हैं। राइट, सैलरी तो हर महीने आप डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट इनकम कर ही जा रहे हैं, बट अगर वो कैश में मिल नहीं रही, तो अगर आप अपनी रियल लाइफ को देखें तो आपके लिए तो कैश ही इंपॉर्टेंट होती है ना जी। ठीक है, तो यू आर अ रियल ह्यूमन, ऐसे ही है ना। इसी तरह कंपनीज और बिजनेसेस के लिए भी प्रॉफिट्स से ज़्यादा कीमती कैश होती है। जब हम BFD फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस कैश फ्लोज की बेसिस पे होते हैं, प्रॉफिट्स की बेसिस पे नहीं होते हैं। ठीक, सो कैश फ्लोज आर मोर इम्पॉर्टेंट। हेंस हेंस एक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जैसे प्रॉफिट्स की एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम P&L कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। इसी तरह एक स्टेटमेंट कैश फ्लोज की भी होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। सो एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कंपनी की इनफ्लोज और आउटफ्लोज को प्रेजेंट करे। अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या करती है, कंपनी के इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस को प्रेजेंट करती है। राइट, है ना, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। पहले रेवेन्यू आता है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, फिर क्रॉस प्रॉफिट, फिर एडमिन, फिर सेलिंग, PBT, PAT, एटसेट्रा। स्ट्रक्चर्ड मैनर है ना। इसी तरह इनफ्लोज और आउटफ्लोज को बेहंगम तरीके से लिख देना मुनासिब नहीं होगा। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखना, ये बेसिकली रिक्वायर्ड। ठीक, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का काम है। कुछ बातें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के हवाले से याद रखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की रिकंसिलिएशन होती है। क्या होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की रिकंसिलिएशन। क्यों भला? क्योंकि अगर आपके पास ओपनिंग कैश फॉर एग्जांपल 100 रुपए थी और आप किसी भी स्टेटमेंट में बताते हो कि टोटल इनफ्लोज आपके पास साल में 800 आई और टोटल आउटफ्लोज 750 हुई, तो इसका मतलब है क्लोजिंग कैश क्या होगी? 150 होगी ना। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं किसी जगह सारी इनफ्लोज और सारी आउटफ्लोज लिख दूं, तो वो मेरे कैश के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस को रिकंसाइल कर देगा या नहीं कर देगा? ऐसा है या नहीं? बिल्कुल है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की रिकंसिलिएशन होती है बेसिकली। या मैं इसको अक्सर कहता होता हूं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टी अकाउंट होता है। क्या कह रहा हूं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टी अकाउंट होता है। अब टी अकाउंट्स क्या होते हैं? टी अकाउंट ये होता है कि आप बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते हैं, डेबिट साइड कैश, क्योंकि एक एसेट है, डेबिट बैलेंस है। फिर सारी जो इसमें मूवमेंट्स होती हैं, इनफ्लो सारी इस साइड पे आएंगी, है ना, आउटफ्लो सारी इस साइड पे आएंगी। थोड़ा सा अगर आप याद करो अपना बिल्कुल बचपन, जब आप टी अकाउंट्स बनाते थे, और यहाँ पे आपके पास बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड बन जाएगा। क्या ख्याल है? ऐसा है या नहीं?
तो अगर मैं सारी इनफ्लोज लिख दूं एक जगह पे, सारी आउटफ्लोज लिख दूं, ओपनिंग बैलेंस भी लिख दूं और उसको क्लोजिंग से रिकनसाइल कर दूं, तो ये बेसिकली एक टी अकाउंट ही होता है ना जी। क्या ख्याल है? तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को अगर किसी को बहुत बच्चे, छोटे बच्चे, अकाउंटिंग में छोटे बच्चे को, बिल्कुल जिसने सीए स्टार्ट किया उसको बताना है, तो उसको आप ये कहिए कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बेसिकली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टी अकाउंट है। ठीक है, बस थोड़ा सा स्टाइलिश टी अकाउंट है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड टी अकाउंट है। इस तरह के अगर आप टी अकाउंट बना के किसी इंजीनियर को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन होते हैं? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बैंकर्स एटसेट्रा, राइट। अगर आपने उनको दे दी टी अकाउंट की फॉर्म में तो उन्हें समझ नहीं आएगी। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, थोड़ी सी तरतीब में, थोड़ी सी स्टाइलिश मैनर में लिख दिया जाता है। दैट्स इट, और ये कुछ भी नहीं है। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। पहली बात, इसका मतलब है कि अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किसी भी कंपनी की तमाम इनफ्लोज और तमाम आउटफ्लोज फाइंड करनी होंगी। क्या ख्याल है? अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनानी है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटेड टू दैट कंपनी। अब ये जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फाइंड करने का प्रोसेस है, इसमें क्या हो सकता है? आप उसका जीएल खोल लें और बैंक की सारी एंट्रियां खोल लें। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? बैंक के अंदर, बैंक के जनरल लेजर में जितनी एंट्रीज हो रही हैं वो सारी खोल लें। ठीक है, उससे भी आप बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अपना बचपन याद हो, बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपने पहले भी पढ़ी हुई है, बड़ी डिटेल में पढ़ी हुई है, इट्स पार्ट ऑफ योर कोर्स एट कैफ लेवल, तो आपको पता है कि आप ऐसे नहीं करते हैं। आप बैंक के जीएल में नहीं जाते हैं या बैंक के जनरल लेजर अकाउंट में नहीं जाते हैं और वहां जाके सारी जो खोजनी होती हैं, फाइंड आउट करनी होती है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, आप वो नहीं करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। बल्कि जो ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्लस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्रिएटेड होती है, आप उसको यूज करके कैश फ्लोज ढूंढते हैं। ऐसा है या नहीं? अगर मैं थोड़ा सा आपको बचपन आपका याद कराऊं, थोड़ा सा मैं आपको बचपन आपका याद कराऊं, तो क्या होता था आपके बचपन में? आपको बताया जाता था कि जी पीपीई का ओपनिंग बैलेंस था, लास्ट ईयर का बैलेंस था 100, पीपीई का क्लोजिंग बैलेंस था 60, पीपीई की डेप्रीसिएशन इस साल हुई है, या इसको कह देते हैं 80, पीपीई की डेप्रीसिएशन इस साल हुई है 50 की। आप बताएं कितना पीपीई बाय किया होगा अगेंस्ट कैश? तो आप क्या करते थे बचपन में? थोड़ा सा मैं अगर आपको बचपन में ले जाऊं, आप करते थे यार एक काम करते हैं, इसका जल्दी से एक टी अकाउंट बना लेते हैं। व्हाट विल बी द टी अकाउंट ऑफ पीपी? इट विल बी ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ 100, कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ 80, डेप्रीसिएशन यहां आती है बिकॉज डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन टू पीपी, ठीक है, 50 की। मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले कोई टी अकाउंट नहीं बनाता, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही बनाता हूं। और यहां जो बैलेंसिंग बचता है, क्योंकि इसका टोटल बनता है 130, टी अकाउंट की दोनों साइड्स तो होंगी हमेशा बैलेंसिंग। क्या ख्याल है? यहां जो बैलेंसिंग बचता है 30, वो हमने पीपी अगेंस्ट कैश खरीदा होगा। क्या ख्याल है? ये कहते होते थे हम हमेशा। ऐसा है या नहीं? हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में ये लिख देते थे कि यार कैश आउटफ्लो हुई है 30 की अगेंस्ट पीपीई। अब एक बड़े मजे की बात करने जा रहा हूं, ये बात गौर से सुनिएगा। आपको पता है जब आपने ये 30 की खोज लगाई है तो आपने किया क्या है? प्रोसेस क्या फॉलो किया? गौर से देखिएगा। आपने सबसे पहले
ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख लिया, ठीक। फिर आपने ऑल जर्नल्स एक्सेप्ट, ऑल एंट्रीज या ऑल जर्नल्स एक्सेप्ट कैश लिखनी है। क्या ख्याल है? कैश के अलावा पीपी में जितनी एंट्रीज हुई हैं आपने सारी लिखनी है। और फिर आपने अज्यूम क्या किया? आपने अज्यूम किया है जो बैलेंसिंग पीछे एंट्री बच गई है वो क्या है? वो कैश है। ऐसा है या नहीं? आप अपना पूरा बचपन ये काम करते रहो। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड आउट कैश फ्लोज। एंड नाउ पीपी इज जस्ट वन अकाउंट इन योर बैलेंस शीट, राइट? आपकी बैलेंस शीट में कितने अकाउंट्स होते हैं? पीपी होता है, फिर अगर देखो ना इतनी स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बना के हैं, पीपी होता है, फिर इंटेंजिबल्स हो सकते हैं, फिर स्टॉक हो सकता है, फिर ये एसेट साइड हो गई, लाइक इक्विटी साइड पे शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, एनसीआई, राइट? अब तो हमें एक और भी चीज पता चल गई है, एनसीआई, लोन्स, पेबल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ अगर मैं सबके साथ यही काम करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मुझे सिर्फ काम 8 दफा रिपीट करना होगा एंड आई विल बी एबल टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी कैश फ्लो। क्या ख्याल है ना मजे की बात? है ना? आमतौर पर यह काम इस ख्वारी से, यानी कि ख्वारी किसको मैं कह रहा हूं कि बैंक के जनरल लेजर में चले जाओ और वहां पे हर एंट्री देखो, इस ख्वारी से बहुत आसान होता है, ठीक है? आमतौर पर ये जो काम होता है ये बहुत मुश्किल होता है अगर किसी को शौक हो ये करने का। और जो दूसरा तरीका कार मैंने आपको बताया है, या मैंने क्या बताया है, जो सब अप्लाई करते हैं पूरी दुनिया में, वो बहुत आसान होता है। वो क्या कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है, सिंपल देख लो कि उसके अंदर कितनी कैश के अलावा मूवमेंट्स हैं और जो बैलेंसिंग मूवमेंट्स हैं वो ड्यू टू कैश ही होंगी, राइट? है ना मजे की बात? अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात करता हूं। ये जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के लिए आप टी अकाउंट्स में जर्नल्स या एंट्रीज देखते हो ना, ऑल एंट्रीज एक्सेप्ट कैश, जैसे डेप्रिसिएशन इज अ व्हाट, इज एन एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपी क्रेडिट, डबल एंट्री है ना, जर्नल है एक। क्या ख्याल है? आपको पता है आप ये जर्नल कर नहीं रहे होते हो, यू आर नॉट मेकिंग अ डबल एंट्री। नाउ व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज भाई वो डबल एंट्री तो ऑलरेडी बैलेंस शीट बनते हुए हो चुकी है, तभी तो पीपी का बैलेंस 80 आया है। ये पीपी का बैलेंस आपको गिवन है ना, इसका मतलब है किसी ने डेप्रिसिएशन की एंट्री फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए ऑलरेडी कर दी है ना मजे की बात? आप डबल एंट्री कर नहीं रहे होते हो, आप डबल एंट्री ढूंढ रहे होते हो। यू आर नॉट मेकिंग अ डबल एंट्री, यू आर नॉट पासिंग अ डबल एंट्री, ठीक है? मेकिंग और पासिंग वट एवर यू कॉल इट, यू आर जस्ट फाइंडिंग अ डबल एंट्री, आप सिर्फ उसको ढूंढ रहे होते हो, ठीक है? फाइंडिंग आउट के कौन कौन सी डबल एंट्रीज हुई होंगी पीपी के अंदर, आप खोज लगा रहे होते हो, आप सही लफ्ज है ढूंढ रहे होते हो, आप डबल एंट्री कर नहीं रहे होते हो, राइट? आई होप यू गेट द पॉइंट। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो पता होनी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के लिए। अच्छा, चूंकि चूंकि नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को ऐसे बनाया जाता है, इसलिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को भी ऐसे बनाया जाता है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किसी भी कंपनी की बनानी है तो उसके लिए आपको उसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चाहिए होती है, दैट्स इट। यानी कि अगर आपके जहन में कहीं आ रहा था कि यार एक काम करते हैं, हम पी लिमिटेड और उसकी सब्सिडरीज S1 एंड S2 की कैश फ्लो बनानी है, तो इनकी स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो उठाते हैं और सबको प्लस कर लेते हैं, P प्लस S1 प्लस S2। तो जवाब है नो, ऐसे नहीं करते।
ऐसे नहीं करते। चूंकि एक सिंपल कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, इनकम हो, तो हम आसानी से कैश फ्लो बना सकते हैं। इसी तरह कंसोलिडेटेड में भी यही काम होता है। अब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा? क्या ये तीनों कंपनीज इकट्ठी नहीं हुई हुई होंगी? ऑब्वियसली हुई हुई होंगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या होगा? ऑब्वियसली हुई होंगी। तो अगर मैं इन दोनों को यूज करके एक स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाता हूं तो वो इन तीनों की इकट्ठी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होगी। क्या ख्याल है ना? आसान बात। तो अभी तक मैं अगर समराइज करूं तो हम दो बातें सीख चुके हैं। एक, हमने ये सीखा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टी अकाउंट होता है, रिकंसिलिएशन होती है उनकी, बस। दूसरा, कैश फ्लो बनाने का अमल क्या है? कैश फ्लो बनाने का अमल बड़ा सादा है। आप एक टी अकाउंट लिखें, उसका ओपनिंग क्लोजिंग लिखें, उसमें कैश के अलावा सारी एंट्रीज कर दे, जो पीछे बचेगा वो क्या है? कैश। ऐसा आप सब बैलेंस शीट आइटम्स के लिए कर ले, पीपी के लिए भी कर ले। इंटेंट देखो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस तो बैलेंस शीट आइटम्स के ही होते हैं ना, पीएनएल के थोड़ी होते हैं। रेवेन्यू का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं होता ना। सब के लिए कर लें, इंटेंजिबल के लिए भी कर लें, स्टॉक के लिए भी कर लें, रिसीवेबल्स के लिए भी कर लें, ठीक है ना, शेयर कैपिटल के लिए भी कर लें, रिटेन अर्निंग के लिए भी कर लें, एनसीआई के लिए भी, लोन्स के लिए भी, पेबल्स के लिए भी, सब के लिए कर लें। हाँ, एक को छोड़ के, कैश एंड बैंक वगैरह को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को छोड़ के, उनके लिए नहीं करना। पता चले आप उनके लिए भी सोचें कि कर लें, उनके लिए नहीं करना ऑब्वियसली, क्योंकि वो उन्हीं की तो हम रिकॉन बना रहे हैं, उनके लिए नहीं। उसके अलावा सबके लिए आप ये काम कर लें, दैट्स इट। आपकी कैश फ्लो खुद ब खुद बन जाती है भाई। ठीक, दो बुनियादी बातें हमारे जहन में आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा और याद करते हैं कि यार ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या भला होते थे? व्हाट आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स? अब कैश में तो ऑब्वियसली हमें पता है, जो कैश इन हैंड है, जो कैश एट बैंक, ठीक। व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स? कैश इक्विवेलेंट्स की कुछ खसूसियात स्टैंडर्ड ने बताई हैं। क्या? ये शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी रखते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी रखते हैं। और शॉर्ट टर्म का आम तौर पे मीनिंग स्टैंडर्ड ने नहीं बताया, बट आम फहम में इसका मीनिंग लिया जाता है 3 मंथ्स। क्या? 3 मंथ्स मैच्योरिटी, 3 मंथ्स और लेस। दूसरा, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी हो गई। दूसरा, इनकी वैल्यू इज नॉट वॉलेटाइल। जैसे अक्सर लोग पूछते हैं, क्या गोल्ड एंड सिल्वर कैश इक्विवेलेंट्स हैं? जवाब मिलता है नो। आमतौर पर नो, अनलेस के किसी मुल्क की कोई करेंसी ना हो और वहां पे गोल्ड एंड सिल्वर ही मीन्स ऑफ ट्रेड हो। आमतौर पर नो। क्यों? बिकॉज देयर वैल्यू इज क्वाइट वॉलेटाइल, देयर वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक, ओके, फाइन। तीसरा, हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड से मुराद होती है फौरी तौर पर कैश में कन्वर्ट हो सकता है, फौरी तौर पर, जब जब चाहो फौरन। अब गोल्ड और सिल्वर में ये खुसूसियत जरूर है कि वो फौरी तौर पे कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसमें सेकंड कंडीशन मीट नहीं होती। याद रखिएगा, ये तीनों एंड कंडीशंस, ठीक। अब इस खसूसियत पे क्या चीजें पूरी उतरती हैं? जैसे आपके कोई बॉन्ड्स हों, बॉन्ड्स परचेज्ड जो आपने खरीदे हों, जैसे डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, जिनकी विद लेस देन 3 मंथ्स टू मैच्योरिटी,
अगर खरीदे हुए हैं और उनकी मैच्योरिटी से कम 3 महीने से कम टर्म रह गई है तो यस दे कैन बी क्लासिफाइड हियर। दूसरा नाम आपने सुना होगा प्राइस बॉन्ड्स वगैरह, दे कैन बी क्लासिफाइड हियर। ठीक है ना जी। तीसरा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, जो बैंक में नहीं फिक्स डिपॉजिट्स रखवाए होते, शॉर्ट टर्म स्लैश फिक्स डिपॉजिट्स, अगेन उनकी टर्म 3 मंथ से कम होनी चाहिए, दे कैन बी क्लासिफाइड हियर। ठीक है, ये कॉमन एग्जांपल्स। ऑलराइट फाइन। एक और सवाल आता है, एक और सवाल आता है, क्या कोई लोन या लाइबिलिटी वगैरह कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकती है? क्या कोई लोन या लाइबिलिटी कैश और कैश इक्विवेलेंट में फॉल कर सकती है? इसका जवाब स्टैंडर्ड ने खुद दिया और बड़ी डिटेल में दिया। उसने कहा है ऐसा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो कभी पॉजिटिव होता है, जो कभी पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव हो जाता है, यानी कि कभी आपके पैसे बैंक के पास पड़े होते हैं और कभी आपने पैसे बैंक के देने होते हैं, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फॉल करता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा शॉर्ट टर्म लोन्स, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज एटसेट्रा फॉल नहीं करते। कुछ पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस में, पुराने पुराने क्वेश्चंस में ऐसी गलतियां हैं जहां पर इनको क्लासिफाई किया हुआ है एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ठीक, ओके फाइन, ये भी बात समझ आ गई, कैश कैश इक्विवेलेंट वाली भी बात समझ आ गई। ऑलराइट, आगे चलते हैं। फिर हमने कहा कि यार थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को प्रेजेंट करना है। किसमें? स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ये स्ट्रक्चर्ड वे से या स्ट्रक्चर्ड मैनर से स्टैंडर्ड की मुराद क्या है? स्ट्रक्चर्ड वे या स्ट्रक्चर्ड मैनर से स्टैंडर्ड की मुराद क्या है? स्टैंडर्ड कहता है आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को 3 कैटेगरीज में, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट करना। कैश किसको? कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट करना। कौन सी 3? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, शायद आपको नाम याद आ गए हों। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और स्टैंडर्ड फिर इनकी तारीफ भी बताता है कि इनमें से हर एक से क्या मुराद है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या मुराद है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मुराद है जनरली स्पीकिंग आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स की सेल परचेज और उनसे रिलेटेड रिटर्न्स, ये फॉल करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जैसे आमतौर पर आज तक आपने क्या देखा होगा? आपने देखा होगा पीपी की परचेज यहां फॉल करती है। ठीक, आपने देखा होगा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड अगर कहीं से मिले तो यहां फॉल करता है। यही देखा होगा। कुछ चीजें जो आपने आज तक नहीं देखी होंगी जो अब आप इंशाल्लाह देखोगे। क्या? सब्सिडरी या एसोसिएट आपने परचेज किया, करते हैं ना हम, सब्सिडरी या एसोसिएट एक्वायर करते हैं, परचेज करते हैं, वो यहां फॉल करता है।
अच्छा याद रखें, सिर्फ पीपी की परचेज नहीं, पीपी की सेल भी यहीं फॉल करती है। इसी तरह सब्सिडरी और एसोसिएट की परचेज या सेल दोनों की कैश फ्लोज यहीं फॉल करती हैं, है ना मजे की बात। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी को लोन्स दिए हुए हैं, लोन्स गिवन, तो उनसे रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो भी यहीं फॉल करती है। अगर आपने किसी को लोन दिए हुए, लोन्स गिवन, ठीक है जी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपके कैपिटल और आपके लॉन्ग टर्म डेट, या डेट कह देना चाहिए सिर्फ, कैपिटल प्लस डेट, जो भी फाइनेंस आपने लिया हुआ है, कैपिटल प्लस डेट, उससे रिलेटेड जितनी कैश फ्लोज होती हैं, उनके ऊपर पे किया जाने वाला रिटर्न, उनसे आने वाला उनकी रिसीट, उनकी रीपेमेंट एटसेट्रा, सब यही फॉल करता है। जैसे अगर कोई शेयर्स का इशू हो जाए या बाय बैक हो जाए, शेयर इशू या बाय बैक, यानी कि आपने शेयर इशू किया या वापस खरीद लिया, वो दोनों यहीं फॉल करता है। अगर कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया जाए तो वो यहां फॉल करता है। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना जी। और अब जब आप आगे जाओगे तो आप एक और मजे की चीज देखोगे। क्या? ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें एनसीआई चेंज होता है, याद है एनसीआई इंक्रीज और डिक्रीज की ट्रांजैक्शंस होती थी, उसमें सब्सिडरी खरीदी या बेची नहीं जाती थी, बस एनसीआई चेंज होता था। उन ट्रांजैक्शन में भी तो कैश फ्लोज होती थी ना। अगर हमने शेयर खरीदे हैं तो हम कैश पे करते थे, अगर हमने शेयर बेचे हैं तो हम कैश रिसीव करते थे, याद है? उनसे रिलेटेड कैश फ्लोज भी यही फॉल करती है। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपकी सब्सिडरी ने एनसीआई को डिविडेंड दिया है, वो भी यही फॉल करती है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। रह गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। याद रखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, प्लस जो आपकी मिसलिनियस कैश फ्लोज होती हैं, मिसलिनियस कैश फ्लोज, यानी कि दोज कैश फ्लोज दैट डू नॉट फॉल इन एनी अदर कैटेगरी, दैट डू नॉट fall in investing slash financing. All of those are accounted for or shown in operating activities. जैसे रेवेन्यूज से आने वाली कैश फ्लोज, बिजनेस के नॉर्मल जितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, रेवेन्यूज की रिसीट्स, एक्सपेंसेस की आउटफ्लोज एटसेट्रा, वो सारी यहां फॉल करती है। करेक्ट? इसको तसल्ली से एक दफा देख लें, अपने जहन में जरा इसको रिवाइज कर लें प्लीज। ठीक है जी, आई एज्यूम आप सबने देखा है। फिर एक बड़े मजेदार, एक क्यूरियस सा केस है, दो कैश फ्लोज का बड़ा मजेदार सा केस है। वो क्या है? वो है इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड का केस। इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। इनके हवाले से स्टैंडर्ड कहता है कि आप इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी क्लासिफाई कर सकते हैं और फाइनेंसिंग में भी कर सकते हैं। अच्छा, फाइनेंसिंग में क्यों, वो तो समझ आता है कि भाई कैपिटल और डेट के ऊपर ये रिटर्न है, डिविडेंड जो है वो कैपिटल पे रिटर्न है और इंटरेस्ट जो है वो डेट पे रिटर्न है। ऑपरेटिंग में क्यों?
इसलिए कि ये नॉर्मल ऑपरेशंस का हिस्सा होता है, ठीक है। अगर आप ऑपरेशनल कैश फ्लो 100 रुपए की जनरेट करते हैं और उसमें से इंटरेस्ट दे देते हैं 20 और डिविडेंड दे देते हैं 30 और स्टिल आपके पास कैश बच रहा होता है, तो ये आपके बिजनेस की हेल्थ को शो करता है। इट कुड बी अ गुड वे ऑफ शोइंग इट, ठीक। तो स्टैंडर्ड कहता है आपकी मर्जी है जहां भी प्रेजेंट करें, बस एक आपसे दरखास्त है, कंसिस्टेंसी रखें ईयर ओवर ईयर। ऐसा ना हो कि एक साल में दिल किया ऑपरेटिंग में दिखा दिया, एक साल में दिल किया फाइनेंसिंग में दिखा दिया। एग्जाम के लिए आपकी मर्जी है, जहां जगह मिले ना, जहां स्पेस हो वहां लिखते हैं, फाइनेंसिंग में लिखते हैं, ऑपरेटिंग में लिखते हैं। यूं भी कर सकते हैं, चाहे तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंस ऑपरेटिंग में लिख दें, डिविडेंड फाइनेंसिंग में लिख दें, या वाइस वर्सा, यानी कि डिविडेंड ऑपरेटिंग में लिख दें और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में लिख दें। स्टैंडर्ड सब अलाउ करता है, इट्स नॉट अ बिग डील। They just want it to be done consistently year over year. That's it. ठीक, आई होप ये भी क्लियर। तो हमने कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स स्टेटमेंट्स ऑफ कैश फ्लो के डील कर लिए, देख लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं फॉर्मेट्स एंड मेथड्स की जानिब। पहले तो ये याद रखिए कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के दो मेथड्स। किसको बनाने के? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के दो मेथड्स। शायद आपको याद होगा, एक मेथड को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जो कि एक लॉन्ग मेथड है, लंबा तरीका है, और एक को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, वो भी इतना कोई छोटा नहीं है बट बेहतर तरीका है, ठीक। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड में आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक आते हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये तो स्टेटमेंट का मकसद ही ये था कि प्रॉफिट्स तो नजर आ रहे होते हैं ऑलरेडी पीएनएल में, तो यहां फिर हम प्रॉफिट्स को क्यों घुसा रहे हैं? इट इज जस्ट अ ट्रेडिशनल वे, ठीक। इफ यू थिंक दैट वे यू आर एब्सोल्युटली राइट, यहां प्रॉफिट्स को घुसाने की कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। बट अगेन, दिस इज हाउ थिंग्स हैव बीन presented in the financial statements for many years and decades. अब चूंकि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते हैं, तो कैश फ्लो तक पहुंचते हुए आपको बहुत दिक्कत होती है। आपको शायद याद ही होगा कैसी दिक्कतें होती हैं। सबसे पहली दिक्कत होती है आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट की, ऐसे ही है ना? एक्रूअल कॉन्सेप्ट की दिक्कत होती है। अच्छा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की क्या दिक्कत है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट की यह दिक्कत है भाई कि प्रॉफिट तो बना होता है एक्रूअल पे। प्रॉफिट में तो यह होता है कि अगर कोई सेल रिसीव नहीं भी हुई, सेल नॉट रिसीव्ड, तो वो भी हम एज इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या ख्याल है? इसी तरह कोई एक्सपेंस पे नहीं भी हुआ, एक्सपेंस नॉट पेड, वो भी हम एज व्हाट वो भी हम एज व्हाट वो भी हम एज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। लिहाजा हमारे पास काफी सारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आ रहे होते हैं। हमारे पास रिसीवेबल्स आ रहे होते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री आ रही होती है, हमारे पास पेबल्स वगैरह आ रहे होते हैं। क्या ख्याल है? ये तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बुनियाद है। मसला ये है कि कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट तो इसको मानता ही नहीं। अगर आपने प्रॉफिट से कैश फ्लो तक पहुंचना है ना, तो आपने ये रिसीवेबल्स, ये इन्वेंट्री, ये पेबल्स, ये सब रिवर्स करने हैं, खत्म करने हैं। वो सेल्स दैट आर नॉट रिसीव्ड, उनसे रिलेटेड कैश फ्लोस खत्म करनी है। वो एक्सपेंसेस दैट आर नॉट पेड, उनसे रिलेटेड कैश फ्लोस खत्म करनी है।
और आपको थोड़ा थोड़ा अब अपना बचपन याद आ रहा होगा कि हम कैसे खत्म करते थे, है ना। तो सबसे पहले तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को रिवर्स किया जाता है। छोटी सी एग्जांपल इसकी एक दे देता हूं आपको, सिर्फ बचपन थोड़ा सा याद कराने के लिए। ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो इसकी बहुत 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 करेंगे हम इंशाल्लाह। हम ये करते थे इसमें कि अगर मेरे रिसीवेबल्स फॉर एग्जांपल साल के एंड पर 100 थे और साल के ओपनिंग पर 80 थे, तो हम कहते हैं ऐसी सेल्स जो रिसीव नहीं हुई होंगी वो कितनी है, वो हैं 20 की। रिसीवेबल बढ़ गए हैं ना। ऐसी सेल्स दैट आर नॉट रिसीव्ड इन कैश वो कितनी है, वो 20 की है। इसका मतलब अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 120 का, तो उसमें से ये 20 माइनस करो भाई, दैट इज ऑल टुगेदर रॉन्ग, है ना। ये करते थे ना हम, जिसको आप बोलते थे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स कैश फ्लो बनाते हुए। इसको अक्सर टीचर्स आसानी के लिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको ये पता नहीं है, जाहिर है बिल्कुल बुनियादी सी चीज़ है, ये हर बंदे को पता होती है। अक्सर टीचर्स आसानी के लिए इनफ्लो आउटफ्लो के पैटर्न से भी पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि देखो अगर एसेट्स बढ़ जाएं तो इसको आउटफ्लो ट्रीट कर लें। अक्सर टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं आसानी के लिए, क्योंकि आप उस वक्त छोटे होते हैं, आपकी इतनी इतनी वसी नॉलेज नहीं होती, ठीक। तो वो कहते हैं अगर एसेट्स बढ़ जाएं तो इसको आउटफ्लो ट्रीट कर लें, और अगर लाइबिलिटी फॉर एग्जांपल पेबल बढ़ जाए तो उसको इनफ्लो ट्रीट कर लें। लगवाते हैं ना ऐसे भी टीचर्स रट्टे, अगर पेबल बढ़ जाए तो उसको इनफ्लो ट्रीट कर लें, ऐसे भी रट्टे लगवाते हैं ना। वो रट्टे सिर्फ आपकी आसानी के लिए होते हैं, ठीक है। असल में वो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो आउटफ्लो है या इनफ्लो है, वो बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। असल में तो कॉन्सेप्ट ये है कि यार आप एक गलत नंबर के साथ शुरू कर बैठे हो, अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज अफेक्टेड बाय द एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो एक्रूअल के ऊपर बना है। उसके अंदर तो वो सेल्स भी शामिल होती हैं विच हैव नॉट बीन रिसीव्ड। तो उनको कैसे निकाला जाए प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर से? उनको निकालने का तरीका आसान तरीन यह है कि देखा जाए इस साल रिसीवेबल कितने बड़े हैं। अगर 20 से बड़े हैं तो इसका मतलब 20 की सेल्स ऐसी हैं विच आर नॉट रिसीव्ड, विच आर इंक्लूडेड इन दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट विच आर नॉन कैश, दे हैवंट बीन रिसीव्ड इन कैश। डू यू गेट माई पॉइंट? ठीक है। तो एक्चुअली जो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स होती हैं, रिसीवेबल बढ़ गए तो आउटफ्लो ट्रीट कर लो, करते होते थे ना हम ऐसे कि जी पीबीटी है हमारे पास फर्ज कीजिए 100, रिसीवेबल मेरे बढ़ गए जी, कितने से बढ़े जी, 10 से, आउटफ्लो ट्रीट कर लो। पेबल मेरे बढ़ गए जी, कितने से बढ़े जी, 20 से, इनफ्लो ट्रीट कर लो। इन्वेंट्री मेरी गिर गई जी, कितने से गिरी जी, 10 से, इनफ्लो ट्रीट कर लो। एसेट बढ़े तो आउटफ्लो, एसेट इन्वेंट्री भी तो एसेट है ना, एसेट गिरे तो इनफ्लो, लाइबिलिटी बढ़े तो इनफ्लो, लाइबिलिटी गिरे तो आउटफ्लो। याद है ये रट्टे लगाते थे ना हम सब, वी हैव ऑल बीन थ्रू दैट, राइट। ये जो सारी एडजस्टमेंट्स है ना, ये एक्चुअली कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। ये क्या है, ये, इसको अगर आप बोलोगे ना पीबीटी, तो इस नंबर को आप बोलोगे एक्रूअल से पाक पीबीटी, एक्रूअल से पाक पीबीटी, यानी कि पीबीटी में से एक्रूअल कॉन्सेप्ट को निकाल दिया, तो ये 100 माइनस 10 90 और 30 ऐड कर दिया 120। समझ रहे? अब ये अक्रूवल से पाक क्यों कर रहे हैं पीबीटी को? क्योंकि हमने आखिर पहुंचना कहां तक है, हमने तो कैश तक पहुंचना है ना, ऐसा ही है ना। आई होप ये थोड़े से सारे अब आपके जहन में जिक्सॉ पजल्स जुड़ गए हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल की मुश्किल चीज़ें हम पढ़ के यहाँ आ रहे हैं, अब तो आप हंसी रहे होंगे अपने अपने कुर्सियों पे और बिस्तरों पे बैठे हुए, राइट। अच्छा, एक आप ये रिवर्स करते हो, दूसरी चीज़ आप रिवर्स करते हो नॉन कैश एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस नहीं कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए नॉन कैश आइटम्स। जैसे एक्सपेंसेस नॉन कैश हो सकते हैं, उस तरह इनकम्स भी नॉन कैश हो सकती हैं। नॉन कैश आइटम्स, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल, जो ग्लेरिंग मिसाल हर बचपन के सवाल में हुआ करती थी, डेप्रीसिएशन।
इम्पेयरमेंट, अलाउंस फॉर ईसीएल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बोलूंगा अब मैं, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप नए नए नाम लेते हैं। इम्पेयरमेंट, अब अलाउंस फॉर ईसीएल, अब इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल भी हो सकती है ना, अब तो हम बहुत बड़े हो गए ना। इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, क्या ख्याल है ना, नॉन कैश आइटम्स। उसके बाद तीसरी चीज नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होती, पढ़ी जरूर होती है लेकिन वो उस तरह पढ़ाई नहीं होती। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ये क्या है भैया? आप कौन सी एक्टिविटीज की कैश फ्लोज बना रहे हो? ऑपरेटिंग। आप इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग तो नहीं बना रहे? क्या ख्याल है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं बना रहे ना, है ना? बट जहां तक ताल्लुक है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, क्या पीबीटी में इन्वेस्टिंग चीजों की इफेक्ट शामिल होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, क्या पीबीटी में इंटरेस्ट इनकम होती है? हाँ जी, होती है नहीं होती? पीबीटी में इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल होती है। डिविडेंड इनकम होती है, डिविडेंड रिसीव्ड बिल्कुल होती है। गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी होता है यार, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, इसी तरह क्या पीबीटी में इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब है बहुत से इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आइटम्स पीबीटी में होते हैं। आपको क्या करना होता है? आपको उन आइटम्स को रिवर्स करना होता है, खत्म करना होता है, बिकॉज दीज आर नॉट ऑपरेटिंग आइटम्स, दीज आर फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग आइटम्स। तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा बचपन आपको याद आएगा, इंटरेस्ट इनकम वगैरह, डिविडेंड इनकम वगैरह एडजस्ट कर देते हो। अगर वो इनकम है तो लेस कर देते हो, अगर वो एक्सपेंस है तो ऐड बैक कर देते हो। इंटरेस्ट एक्सपेंस, गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी, ऐसे ही है ना? करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, है ना, बिल्कुल करते थे, एडजस्ट कर देते थे। अच्छा, मजे की बात यह कि चूंकि अब आप कंसोलिडेशन पे आ गए हो, तो अब आप और चीजें भी एडजस्ट करोगे इसी के नाम पे, नॉन ऑपरेटिंग के नाम पे। अच्छा, वो क्या होंगी? वो होगी फॉर एग्जांपल एसओपीए। अब एसओपीए क्या है? इन्वेस्टिंग है। एसओपीए क्या है? इट इज रिजल्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। बट क्या वो पीबीटी में शामिल होता है एसओपीए? हाँ जी, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, यस। तो वो भी एडजस्ट करोगे। अच्छा, और कोई मिसाल है जी? बिल्कुल है, गेन ऑन बारगेन परचेज, वो क्या है? वो भी इन्वेस्टिंग चीज है। आपने सब्सिडरी खरीदी, उसके रिजल्ट में गेन आ गया, गेन ऑन बारगेन परचेज। भैया वो भी एडजस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, गेन ऑन बारगेन परचेज, है या नहीं? राइट। इसी तरह बहुत से एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस, वो भी नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। बहुत से एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस वो भी नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। सो देर आर मैनी आइटम्स दैट विल कम और वे, जिनको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये तीनों को एडजस्ट क्यों किया? सिर्फ इसलिए किया कि अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही बिल्कुल गलत था। हम कैश फ्लो तक पहुंचना चाहते थे, और हम ऐसे बेवकूफ थे कि हमने शुरू लिया उस चीज से जो कैश का बिल्कुल दूसरी चीज है, प्रॉफिट, जो कैश से बिल्कुल अलग चीज है। अब चूंकि हमने वहां से स्टार्ट लिया, तो हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट की भी एडजस्टमेंट्स की, हमने नॉन कैश आइटम्स भी एडजस्ट किए। अगर वो, अब एडजस्ट करने से क्या मुराद होती है, ये भी मैं थोड़ा सा बचपन आपको याद करा दूं। एडजस्ट करने से मुराद ये होती थी कि अगर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है ना, तो उसको ऐड बैक करो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है ना से 20 का, उसको ऐड बैक कर दो, ठीक है ना भाई? इसी तरह अगर डिविडेंड इनकम है तो उसे क्या कर दोगे? उसे क्या कर दोगे आप?
लेस से 15 की डिविडेंड इनकम लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो वो ऐड बैक हो जाएगा, उससे पाक कर रहे हैं हम इसको। तो यहां क्या मतलब होगा, यहां मुराद होगी अक्रूवल नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग से पाक प्रॉफिट, से पाक पीबीटी। आपको पता है अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर बनेगा 140 लेस 15, 125 और 135 का, इसमें से पता है आपको सिर्फ क्या माइनस करना है, इसमें से सिर्फ आपको टैक्स माइनस करना है, टैक्स पेड या इनकम टैक्स पेड से 35, और आपके पास कैश फ्लो बन जाएगी 100 की, आप सीधा कैश तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप कहेंगे यार इनकम टैक्स क्यों माइनस किया है? भाई इसलिए कि हम शुरू कहां से हुए थे, पीबीटी से। अब कोई ये पूछे कि पीएटी से क्यों शुरू नहीं करते, इट्स अ ट्रेडिशन। मेरे नजदीक तो ये ट्रेडिशन ही गलत है प्रॉफिट से शुरू करने वाला, बट पीबीटी से शुरू करने का ट्रेडिशन है, ठीक है ना। अब आप इसमें से सिर्फ इनकम टैक्स पेड माइनस कर दोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, सीधा कैश पे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी। तो ये तो रही आपकी इनडायरेक्ट मेथड की यादगार याद दहानी। व्हाट वाज डायरेक्ट मेथड, इसकी याद दहानी के लिए हम पूरा एक सवाल करेंगे, डोंट वरी, पूरा एक सवाल करेंगे, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा। इसको याद करने के लिए हम पूरा इंशाल्लाह ताला एक सवाल करेंगे, ठीक है जी। फिर आखिरी बात रिलेटेड टू फॉर्मेट्स एंड मेथड्स, जिसके बाद इंशाल्लाह ताला हम सवाल शुरू करेंगे अपना। याद रखिएगा इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट, इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट इन योर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आमतौर पर इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि जो इनकम टैक्स पे होता है कहां क्लासिफाई किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। हाउएवर स्टैंडर्ड पता है क्या कहता है, स्टैंडर्ड कहता है अगर आप हर एक्टिविटी का रिलेटेड टैक्स अलग अलग दिखा सकते हैं तो आप अलग अलग दिखा दें। यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड टैक्स है वो आपके पास है अलग, आप उसको ऑपरेटिंग में से माइनस कर दें। जो इन्वेस्टिंग का टैक्स है वो आपके पास अलग है, आप वहां से माइनस कर दें। और जो फाइनेंसिंग का टैक्स है वो आपके पास अलग है, उससे रिलेटेड टैक्स, तो आप वहां से माइनस कर दें। रियल वर्ल्ड कंपनीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। अगर आपने अपने किसी क्लाइंट की, किसी एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं तो वो सारा का सारा इनकम टैक्स कहाँ से माइनस करती हैं, ऑपरेटिंग से। वो इस झंझट में नहीं पड़ती। ऑल दो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर रिलेटेड टैक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो हर एक्टिविटी से रिलेटेड तो अलग अलग कर दो, बट वो इस झंझट में नहीं पड़ती, ठीक है जी। आई होप ये भी क्लियर है। दो काम कीजिए जी, 5 मिनट यहां पॉज कीजिए, तसल्ली से अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसको देखिए, और फिर विंटर 10 का क्वेश्चन 4 अपने पास पेपर्स के अंदर से पढ़िए। Let us see what has been inquired in this question and let us see how it will help us learn the process of creating a statement of cash flows. चलिए जी, आई होप एंड एक्सपेक्ट आप सब ने इसको पढ़ा है। आइए मिलके पढ़ते हैं, और थोड़े से सवाल में से चीज़ें हम स्किप भी करेंगे क्योंकि हमारा पहला सवाल है और हम सिर्फ सीखेंगे कि यार कैसे करना है किसी भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के सवाल को। कहता द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ केजीएल कराची ग्रुप लिमिटेड। सो आप देख रहे हो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, ये मैंडेटरी है, जरूरी है दिया होना फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010। अब आप सोचोगे यार वो गुडविल बनी हुई है नहीं बनी हुई,
वो इंट्रा ग्रुप इलिमिनेशंस हुई हुई है या नहीं हुई हुई? जवाब है सब हुआ हुआ है। एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। जितना कुछ कंसोलिडेशन में होता है वो हुआ हुआ है। ये हमेशा आपने अस्यूम करना है, अनलेस के एग्जामिनर आपको खुद कह दे कि यार नहीं, उसने कंसोलिडेशन करते हुए कोई एरर्स कर दिए थे, ये चीजें मिस कर दी थी। अगर एग्जामिनर खुद कहे तो फिर आप अज्यूम करो वो नहीं हुआ हुआ। अदरवाइज यू विल ऑलवेज अज्यूम के वो तमाम जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर चीज हुई हुई है। आपने कोई ज्यादा एक्साइट नहीं होना सवाल को देख के, ठीक। सो वो सब हुआ हुआ है। तो कहता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट्स है, यानी कि उसके कुछ एसोसिएट भी हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, पीबीटी है, टैक्स है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑनर्स ऑफ द पेरेंट एंड एनसीआई। आपको पता है प्रॉफिट की एट्रीब्यूशन करनी होती है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो हुई हुई है, जाहिर है हुई हुई है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं। फिर बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में भी ये ज्यूम याद रखना करना है सब हुआ है, ठीक। क्या? शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, एनसीआई, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स की करंट मैच्योरिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड अदर पेबल्स, ठीक है। एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंस से क्या मुराद होती है भला? क्या मुराद होती है? इंटरेस्ट पेबल। बेसिकली एग्जामिनर को थोड़ी रहम करना चाहिए, आसान आसान अंग्रेजी लिखनी चाहिए। एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से मुराद होती है इंटरेस्ट पेबल। इंटरेस्ट पेबल, टैक्सेशन यानी कि टैक्स पेबल, वो आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, एसिड साइड पे पीपीई आ रहा है, एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है, इनटेंजिबल्स आ रहे हैं, इन्हीं इनटेंजिबल्स में गुडविल शामिल होगी, याद रखना। अगर गुडविल अलग से नजर ना आए ना तो घबराना नहीं है कि ओहो गुडविल मिस हो गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इन्हीं इनटेंजिबल्स में गुडविल शामिल है। फिर इन्वेंट्री है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं, और कैश एंड बैंक बैलेंसेस है। याद रखिए, जब भी जैसे ही आप फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ें, आप आइडेंटिफाई कर लें कि यार मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पर कौन सी चीजें पूरी उतरती हैं। मेरे नजदीक इस बैलेंस शीट में, आई होप आपने भी ये आइडेंटिफाई किया है, ये दो चीजें पूरी उतरती हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और कैश एंड बैंक बैलेंसेस। इसके अलावा कोई भी चीज मेरे नजदीक पूरी नहीं उतरती, ठीक। फिर उसके अलावा एक और चीज भी आइडेंटिफाई कर लीजिए साथ ही। क्या? ये कि कौन कौन से टी अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, जिनके अंदर से वो जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे ना, क्या? कि ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, कैश के अलावा सारी एंट्रीज करो, और फिर कैश को बैलेंसिंग लो, याद है? जिसके अंदर आपको वो सब काम करना पड़ेगा। अच्छा वो टी अकाउंट्स क्या होंगे? सबसे पहले सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग्स का बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा मैंने शेयर कैपिटल क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा कि देखो शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट है। अब जब शेयर कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं है तो उसमें नॉन कैश या कैश चेंज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का बनाना पड़ेगा, एनसीआई का बनाना पड़ेगा, लोन्स में एक लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है और एक करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है, इन दोनों का एक ही इकट्ठा बना लेंगे। 3 एक्रूड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का बनाना पड़ेगा, टैक्सेशन का बनाना पड़ेगा, पीपीई का बनाना पड़ेगा, एसोसिएट्स का बनाना पड़ेगा, इंटेंजिबल्स का बनाना पड़ेगा, एंड दैट्स इट। 8 टी अकाउंट से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आप सारे सोच रहे होगे यार ये इन्होंने क्या किया है,
कुछ टी अकाउंट्स उन्होंने छोड़ दिए हैं, जैसे ट्रेड एंड अदर पेबल्स छोड़ दिया, ओके। जैसे इन्वेंट्रीज छोड़ दिया, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स छोड़ दिया, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और कैश एंड बैंक बैलेंसेस छोड़ दिए। ऐसे ही है, सोच रहे होगे ना आप लोग, ये गौर से सुन लो मेरी बात। कैश एंड बैंक बैलेंसेस और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ये तो वैसे ही नहीं बनाने, ये तो वैसे ही नहीं बनाने, क्योंकि ये तो हैं ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। इनका टी अकाउंट तो कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद ही इनका टी अकाउंट होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? टी अकाउंट ही तो होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, यही तो पढ़ाया मैंने, राइट। अच्छा, बाकी ये तीनों के टी अकाउंट्स क्यों नहीं बनवा रहा? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, इसलिए कि ये इनडायरेक्ट मेथड का सवाल है। किस कौन से मेथड का सवाल है? इनडायरेक्ट मेथड का। और हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस जिसको बोलते हैं, वो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो करना होता है। लिहाजा इनके टी अकाउंट्स नहीं बनेंगे, इनके अंदर जो भी मूवमेंट है या चेंज है वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में एड्रेस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इंशाल्लाह सवाल करते हुए हम देख लेंगे। आप ये समझ लीजिए कि इनके टी अकाउंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, इनके टी अकाउंट्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर ही बन जाएंगे, ये समझ लीजिए आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे आप बुलेट नंबर 1 स्किप कर दीजिए, ये सवाल का मोस्ट डिफिकल्ट बुलेट है, बट इस बुलेट के साथ के एडजस्टमेंट्स हम बहुत सी और करेंगे आने वाले सवालों में, ठीक है। सो बुलेट नंबर 1 स्किप कर दीजिए, लीव इट। बुलेट नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है बुक वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स ऑन 1 जुलाई 2009, यानी कि साल के स्टार्ट पे, उसमें ट्रेडमार्क्स शामिल थे, कितने के? 6 मिलियन के। उन ट्रेडमार्क्स में इंपेयरमेंट हो गई, 50% इंपेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क्स। पता है ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं बेसिकली ये बता क्या रही होती हैं? ये ना आपका जहन ऐसे साफ होना चाहिए बिल्कुल। ये जो कैश फ्लो के सवाल में एडजस्टमेंट्स होती है ना, ये पता है आपको क्या बता रही होती है? ये बेसिकली आपको बता रही होती है कि यार जो आपके टी अकाउंट्स है ना, उसमें ये नंबर 2 वाली चीज, क्या क्या थी ये नंबर 2 वाली चीज? पहले आप टी अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग लिखते थे, फिर उसमें कैश के अलावा एंट्रियां करते थे। ये आपको बताती है कि यार कैश के अलावा क्या क्या एंट्रियां हैं, ताकि आप कर लो। तो एक उसने बताया कैश के अलावा क्या एंट्री है, इंपेयरमेंट की, 3 मिलियन की इंपेयरमेंट की। अच्छा, आगे चलते हैं। कहता है उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन भी रेलिवेंट है पीपीई से। डेप्रीसिएशन है 70 की, अगेन उसने बता दिया कैश के अलावा एंट्री डेप्रीसिएशन की है। फिर कहते हैं एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 10 मिलियन की, उसकी बुक वैल्यू थी 6.5 मिलियन की, उस मशीन को एक्सचेंज कर लिया गया विद अनदर मशीन जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 7 मिलियन है, और साथ कैश दे दिया गया 1 मिलियन। जब मैं सवाल आपको कराऊंगा तो मैं ये पूरी आपको ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन करूंगा, इससे मुराद क्या है। इट इज क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। ये क्या है? ये पीपीई के एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ टेस्ट हुआ है। इसका क्या डेबिट क्रेडिट क्या जर्नल बनता है मैं पूरा आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। फिर कहता है फुली डेप्रिसिएटेड एसेट्स कॉस्टिंग 10 मिलियन वर स्क्रैप्ड ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना, अगर फुली डेप्रिसिएटेड एसेट स्क्रैप हो जाए, जिसकी जीरो बुक वैल्यू हो, वो चीज स्क्रैप हो जाए, तो ये कुछ भी नहीं होता, ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। ये क्या है? इररेलेवेंट है। फुली इंपेयर्ड इन्वेंट्री हो, पीपी हो या रिसीवेबल हो, अगर उसको राइट ऑफ कर दिया जाए तो ये इररेलेवेंट चीज है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बुक वैल्यू जीरो है, तो अगर जीरो बुक वैल्यू वाली चीज को आप कह रहे हैं जी मैंने राइट ऑफ कर दिया है, तो क्या बैलेंस शीट पे कोई फर्क पड़ता है उससे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे? बिल्कुल भी नहीं।
ठीक। फिर कहता है proceeds of a long term loan amounting to 5 million were specifically used for purchase of PP। ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है, इसको कहते हैं ऑफसेटिंग ऑफ कैश फ्लोज का कॉन्सेप्ट। ये भी मैं आपको सवाल करते हुए बताऊंगा डिटेल में। फिर कहता है 5 अगस्त को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड दिया 20%। ये किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे? ये केजीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, पेरेंट के। तो डिविडेंड की पेमेंट उन्होंने की इस साल के डिविडेंड 2010 अगस्त में किया। तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे हुआ होगा, जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म है। तो जो पिछले साल की डिविडेंड पेमेंट है वो हमने इस साल कैश फ्लो में दिखानी है। ठीक। कहता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएं इनडायरेक्ट मेथड से जून 30 2010 के लिए। साथ नोट्स भी बनाइए। अभी के लिए नोट्स को रहने दीजिए, नोट्स को हम इंशाल्लाह ताला अगले सवालों के अंदर देखेंगे, तो इसको भी साइड पे कर दीजिए। ठीक। आमतौर पर जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के आपके ये स्टेप्स होंगे। आप सवाल रीड करेंगे, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जितने भी अकाउंट्स में, जितने भी बैलेंसेस में चेंज आया है साल के दौरान, उसके टी अकाउंट्स बनाएंगे। उसके बाद आप टी अकाउंट्स में जर्नल्स डबल एंट्रीज करेंगे या ढूंढेंगे, ज्यादा बेहतर लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है, एंट्रीज ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद आप कैश को बैलेंसिंग ले लेंगे। ये अमल होगा आपका कैश फ्लो बनाने का। ठीक। रीड हमने कर लिया, बाकी इसके तमाम अमल जो हैं हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में करेंगे जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।